हेलो स्टूडेंट्स, कोशिका की संरचना को पढ़ रहे थे अपन, जिसमें पिछले वीडियो के अंदर बेसिक कोशिका की संरचना कैसे होती है दो चित्र बना करके अपने जंतु और पादप कोशिका का अध्ययन किया था। ठीक है, साथ में मैंने आपको बताया था कि कोशिका की संरचना का अपन अध्ययन करेंगे तो सभी चीज़ों को अलग अलग एक एक टॉपिक के अंदर लेकर के बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले बाहर कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली, फिर कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले सभी कोशिकाओं को अलग अलग करके पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आएंगे केंद्रक की पूरी संरचना के बारे में पढ़ेंगे अपन। इस प्रकार से पूरी की पूरी कोशिका की संरचना का अध्ययन अपन को करना है। पिछले वीडियो में सिर्फ मैंने आपको जंतु और पादप कोशिका दो चित्र बना करके और एक सामान्य सी बातें दोनों के बारे में बताई थी। उसके साथ साथ में मैंने आपको ये बताया था कि जंतु और पादप कोशिकाओं के अंदर चित्रों के अंदर दो जो अपन ने अंतर दिखाए थे, उसके अलावा और भी बहुत सारे अंतर होते हैं। जंतु और पादप कोशिका में अपन को अंतर पूछ ले तो कौन कौन से अंतर अपन बता सकते हैं। तो जैसे अपन ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर की एक टेबल की थी, वैसे ही आज अपन करने जा रहे हैं जंतु और पादप कोशिकाओं में कौन कौन से अंतर होते हैं, उनके अंतर की टेबल अपन कर रहे हैं। यानी टेबल के रूप में अपन जंतु और पादप कोशिकाओं में आसानी से अंतर कर सकते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है जंतु व पादप कोशिका। जंतु व पादप कोशिका में अंतर। दोनों में क्या अंतर है? देखो, दोनों में मुख्य रूप से समानता तो क्या है, अगर अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका से संबंध बना करके दोनों में कोई एक समानता बताएं तो ये बता सकते हैं कि दोनों ही कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, दोनों ही ससीम केंद्र की या यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। फिर भी दोनों के अंदर बहुत सारे अंतर होते हैं। ये अंतर कौन कौन से होते हैं उसको अपन वैसे ही जैसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर किया था वैसे ही अपन अंतर करते हैं। तो लक्षणों को लेकर के एक साथ करते हैं। तो इधर मैंने लिखा पादप कोशिका और इधर हो गई अपनी जंतु कोशिका। तो कौन कौन से अंतर हो सकते हैं जंतु और पादप कोशिका में, वो अपन आज की वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहला अंतर अपन लक्षणों में लेते हैं। सबसे पहला अपन लेते हैं कोशिका भित्ति से संबंधित। तो भाई कोशिका भित्ति से संबंधित पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है मैंने आपको बता रखा है, पहले याद आ रहा होगा आपको। यानी इन दोनों में से एक कोशिका ऐसी है जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और एक कोशिका ऐसी है जिनमें नहीं पाई जाती। यानी एक में कोशिका भित्ति है, एक में नहीं पाई जाती। तो कौन से में है, कौन से में नहीं है, याद आ रहा है आपको? पादप कोशिकाएं जो है उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो है वो उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, यानी नहीं पाई जाती। सबसे मुख्य अंतर यही हो गया कि कोशिका भित्ति इधर उपस्थित है, इधर नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति है। अगले वीडियो के अंदर अपन कोशिका भित्ति से स्टार्ट करेंगे। कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना अपन बाहर से अंदर की तरफ पूरी करेंगे। तो सबसे बाहर क्या है, कोशिका भित्ति तो है। तो कोशिका की संरचना में अपन स्टार्ट कोशिका भित्ति से ही करेंगे। कोशिका भित्ति की संरचना कैसे होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में किसकी बनी होती है? पैक्टिन और सेलुलोज की। पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, जिसको अपन शॉर्ट में पैक्टोसेलुलोज भी कहते हैं। अगला अंतर अपन लेते हैं हरित लवक। हरित लवक नाम सबने सुन रखा होगा, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं जिसे अपन। हरित लवक एक मुख्य कोशिकांग है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है। यानी पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में किसमें उपस्थित होता है हरित लवक। अब देखो, मेरे ख्याल से सबको पता होगा, मगर इसी को ही मैं एक दूसरे तरीके से और बताता हूं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने का गुण किसमें पाया जाता है, पादपों में या जंतुओं में? पादपों में पाया जाता है। यानी पादप अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। भोजन कहाँ बनता है? अपने घर में भोजन कहाँ बनता है? किचन में। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा कोशिकांग जिसको किचन ऑफ द सेल या कोशिका का रसोई घर कहते हैं, वो है हरित लवकी। इसका मतलब भोजन निर्माण का काम पादपों में हो रहा है और हरित लवक के अंदर भोजन का निर्माण होता है। इसका मतलब पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। तो हरित लवक से संबंधित अंतर हो गया है कि इधर तो पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है, क्योंकि पादपों के अंदर ही तो प्रकाश संश्लेषित भोजन का निर्माण होता है
और भोजन का निर्माण हरितलवक नामक कोशिकांग में होता है, इसलिए हरितलवक जो होता है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। इसके बाद में अपन बात करते हैं, अगला अंतर करते हैं रिक्तिका। रिक्तिका भी एक कोशिकांग है। तो रिक्तिका भी किसमें पाई जाती है, किसमें नहीं पाई जाती। पिछला वीडियो आपको याद आ रहा होगा, चित्र बनाया था तो बीच के अंदर एक केंद्रीय बड़ी रिक्तिका बनाई थी मैंने, जिसकी वजह से केंद्रक जो था वो थोड़ा साइड में खिसक गया था। वो चीज किसमें दिखाई थी, पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिका जो होती है उसके अंदर केंद्रीय बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जिसे रसधानी भी कहते हैं। जबकि जंतु कोशिकाओं में या तो रिक्तिका पाई नहीं जाती, और अगर पाई जाती है, कुछ जीवों में पाई भी जाती है, तो बहुत ही छोटी छोटी गैस रिक्तिकाएं पाई जाती है। रसधानी के रूप में बड़ी रिक्तिका अनुपस्थित होती है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि केंद्रीय बड़ी रिक्तिका जो होती है वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला अंतर अपन करते हैं तारककाय, सेंट्रोसोम। तारककाय भी एक कोशिकांग है, कोशिका में पाया जाने वाला एक कोशिकांग है। तो तारककाय से संबंधित दोनों में क्या अंतर होता है, तारककाय जो कोशिकांग है वो पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, और जंतु कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। तो देखो ये कोशिकांग यहाँ पर उल्टा काम दिखा रहा है कि तारककाय है जो वो है पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित और जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है, जबकि हरितलवक और रिक्तिका दोनों इधर उपस्थित थे, इधर अनुपस्थित थे। तारककाय भी अपन अलग से कोशिका की संरचना में अलग से पढ़ेंगे उसको। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताता हूँ मैं। तारककाय जो होता है एक ऐसा कोशिकांग है जो कोशिका विभाजन के अंदर सहायक होता है। कोशिका विभाजन के समय पर तर्कु तंतुओं का निर्माण करने का काम करता है। क्योंकि तर्कु तंतु क्या होते हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, उसमें अच्छी तरीके से समझ में आएंगे आपका। तो उन कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करने में मदद करता है कौन, तारककाय। तो तारककाय जो होता है पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित, जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। उसके बाद में अपन अगला अंतर करते हैं केंद्रक की स्थिति, केंद्रक की पोजीशन यानी स्थिति, यानी कहाँ पर स्थित होता है। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया इसका आंसर। तो पादप कोशिकाओं में केंद्रक की स्थिति बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीच में होती है क्या, नहीं होती। पादप कोशिकाएं जो होती है उनमें केंद्रक जो होता है बिल्कुल मध्य भाग में स्थित नहीं होकर के थोड़ा सा साइड में खिसका रहता है। जिसका कारण क्या है, जिसका कारण यही रिक्तिका है। अभी बताया था मैंने आपको कि रिक्तिका बहुत बड़ी होती है, वो केंद्रीय भाग में आ जाती है, जिससे केंद्रक को थोड़ा साइड में खिसका देती है। पिछले वाला चित्र याद आ रहा होगा कोशिका का, जिसमें ये सेंटर के अंदर ये रिक्तिका आ गई है बीच में, तो केंद्रक जो होता है उसको थोड़ा साइड में खिसका दिया है। जबकि जंतु कोशिकाओं के अंदर तो रिक्तिका है ही नहीं, केवल केंद्रक ही है, तो केंद्रक बिल्कुल मध्य भाग के अंदर आसानी से पाया जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो केंद्रक की स्थिति अपन देखें तो पादप कोशिकाओं के अंदर केंद्रक जो होता है वो परिधि की ओर होता है, थोड़ा साइड में खिसका रहता है, परिधि की ओर खिसक जाता है। इसका कारण क्या है, केंद्रीय रिक्तिका की उपस्थिति। जबकि जंतु कोशिकाओं में जो होता है वो बिल्कुल मध्य भाग में, बिल्कुल बीच में पाया जाता है। हो गया अंतर। उसके बाद में अपन आगे के अंतर और करते हैं जंतु और पादप कोशिकाओं में। तो कौन कौन से अंतर हो सकते हैं, देखो अगला अंतर करते हैं अपन लाइसोसोम से। लाइसोसोम भी पिछले वीडियो में मैंने आपको चित्र बनाया था, तो कोशिका के अंदर दर्शाया था लाइसोसोम भी एक कोशिकांग है। इन सभी कोशिकांगों के उपनाम भी हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का शक्ति गृह, हरितलवक का नाम है कोशिका का रसोई गृह, राइबोसोम का नाम है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। लाइसोसोम का नाम भी आपने सुन रखा है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैलियां कहते हैं, सुसाइड बैग, आत्मघाती थैलियां, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे जल अपघटनी पाचक एंजाइम होते हैं, इसके अंदर भरे रहते हैं। अगर लाइसोसोम की झिल्ली फट जाए और ये सभी पाचक एंजाइम कोशिका में फैल जाए तो पूरी कोशिका को बचा देंगे, यानी पूरी कोशिका नष्ट हो जाएगी। इसलिए आत्मघाती थैलियां कहा जाता है लाइसोसोम को। पूरा डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे, लाइसोसोम का जब नंबर आएगा उस टाइम पे पूरा पढ़ेंगे। तो लाइसोसोम से संबंधित बात करते हैं, तो ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया, चित्र बनाया था तब लाइसोसोम एक कोशिका में दिखाया था, एक में नहीं दिखाया था। किसमें नहीं दिखाया था, पादप कोशिका में नहीं दिखाया था। तो लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं और जंतु कोशिकाओं में
पाए जाते हैं। अगला अंतर अपन बात करते हैं तो प्लाज्मोडेस्माटा, विशिष्ट संरचना होती है जिसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा होते क्या है, कोशिका भित्ति जब आपको पढ़ाऊंगा तब डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा, अभी थोड़ा बता देता हूँ कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं कि जब दो पादप कोशिकाएं, जैसे ये एक पादप कोशिका और ये दूसरी पादप कोशिका है, ये दोनों पादप कोशिकाएं आपस के अंदर पास पास स्थित होती है, आपस के अंदर संलग्न रहती है, जुड़ी रहती है, तो दोनों पादप कोशिकाओं के जीव द्रव्य जो होते हैं वो आपस के अंदर कुछ तंतुओं के द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी बीच में एक रास्ता, एक चैनल बनाए रखते हैं, बीच में एक रास्ता बनाए रखते हैं। और वो रास्ता जो है, एक सामान्य भाषा में रास्ता नाम दे रहा हूँ, वैसे रास्ता अपन नोट्स के अंदर इसे रास्ता नहीं बोलेंगे, ये है, इसको प्लाज्मोडेस्माटा या जीव द्रव्य तंतु बोलते हैं। दोनों के जीव द्रव्य आपस के अंदर जुड़ जाते हैं जिससे तंतुओं का निर्माण हो जाता है। फलस्वरूप एक ऐसा चैनल बन जाता है जिससे इस कोशिका की कुछ भी संरचनाएं जो होती है, जैसे इधर से पानी है, जल है, तो जल जो होता है इस कोशिका से इसके अंदर आ सकता है, इस कोशिका से इधर जा सकता है। तो विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान करने के लिए, दो कोशिकाओं के मध्य विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान करने के लिए दोनों के जीवद्रव्य तंतुओं से बनी हुई संरचना जो है ना, उसको जीवद्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। यानी दोनों कोशिकाओं को आपस के अंदर जोड़े रखता है ये प्लाज्मोडेस्माटा, विभिन्न चीजों का आदान प्रदान करने में। ये प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं ये पादप कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाए जाते हैं। अगला अंतर अपन करते हैं संचित भोज्य पदार्थ। संचित भोज्य पदार्थ, संचित भोज्य पदार्थ यानी भोज्य पदार्थ जो होता है वो किस रूप में स्टोर रहता है, पादप कोशिका में किस रूप में स्टोर यानी संचित रहता है, जंतु कोशिका में किस रूप में स्टोर रहता है। तो देखो, पादप कोशिकाओं में संचित भोज्य पदार्थ जो होता है वो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है, जबकि जंतु कोशिकाओं के अंदर भोज्य पदार्थ जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ये एक अंतर हो गया। पादप कोशिकाओं में संचित या संग्रहित भोज्य पदार्थ किस रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में, और जंतु कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस, ये एक कोशिका विभाजन वाला जो अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे कोशिका विभाजन का, उसके अंदर डिटेल से आपको समझ में आएगा कि कोशिका द्रव्य विभाजन होता है क्या है। फिलहाल आपको मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि जब कोशिका का विभाजन होता है तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है। एक ही कोशिका के अंदर पाया जाने वाला केंद्रक विभाजित होकर के दो केंद्रक बनाता है, और उसके बाद में दोनों कोशिकाओं उस कोशिका का कोशिका द्रव्य जो होता है वो भी दो बराबर भागों में, आधे आधे भागों में बढ़ जाता है। तो पहले केंद्रक विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। अब कोशिका द्रव्य का विभाजन जो होता है वो दो विधियों से होता है। एक तो होती है पट्टिका निर्माण विधि और एक होती है खांच निर्माण विधि। ये दोनों विधियां जो होती है इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में अलग अलग पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन जो होता है वो पट्टिका निर्माण निर्माण विधि से संपन्न होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन जो होता है वो खांच निर्माण विधि। अभी बताइए मैंने आपको दो विधियां होती है, दोनों विधियां कौन कौन सी होती है, एक तो पट्टिका निर्माण है, खांच निर्माण। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है वो पट्टिका निर्माण विधि से, और जंतु कोशिकाओं में खांच निर्माण विधि से संपन्न होता है। ये अंतर हो गए अपने मुख्य रूप से जंतु और पादप कोशिकाओं के मध्य। बात समझ में आ गई है। तो जंतु और पादप कोशिकाओं में ये अंतर पाए जाते हैं। अपने किताब के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो जंतु और पादप कोशिकाओं में अंतर को अलग से टेबल रूप में दे नहीं रखा है। वैसे जनरली जंतु और पादप कोशिकाओं में बार बार पर नाम आते हैं, अंतर ये अंतर होता है अलग अलग जगह पर, यानी टेबल रूप में नहीं दे रखा है, अलग अलग जगह पर अलग अलग लाइनों के रूप में दे रखा है। इसलिए मैंने सभी चीजों को एक जगह करके आपको इस टेबल के रूप में समझा दिया है। ठीक है, बात चल रही है नोट्स की, तो नोट्स देखो कंटिन्यू
शुरुआत में मैंने एक पीडीएफ भेजी थी, उसके बाद की वीडियो की पीडीएफ थोड़ी टेक्निकल इशू के कारण नहीं भेज पाया था मैं। आज जो ये वाला टॉपिक है, हालांकि ये वाले टॉपिक को तो नोट्स के अंदर इसको शामिल नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट ही कोशिका संरचना में कोशिका भित्ति से लेकर के चलेंगे। तो पिछले वाला जो काम है, आज का जो काम है और आगे का काम है, इसके एक साथ ही मैं काफ़ी सारे नोट्सों की पीडीएफ आपको एक साथ ही आज भेजने वाला हूँ। आपको पीडीएफ नोट्स के अंदर देखने का तरीका पता नहीं है तो आप स्कूल के अंदर बात करके उसको पता कीजिए। पीडीएफ आपको मैं पहले भेज चुका हूँ। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि अभी तक पीडीएफ हमें मिली ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक पीडीएफ तो मैं आपको भेज चुका हूँ। जब से अपन ने मेन सिलेबस में आए हैं, मेन सिलेबस में आने के बाद में मेन टॉपिक्स करने के बाद में नोट्स भेजने स्टार्ट कर दिए हैं मैंने। आप ध्यान से देखिए, फिर भी आपको नहीं मिल रही है तो उसके बाद में आप कॉन्टेक्ट कीजिए। तो नोट्स आपको आज एक साथ काफ़ी सारे टॉपिक्स के भेज दिए जाएंगे। ये नहीं है कि आज का टॉपिक है तो आज का जितना ही नोट्स भेजिएगा, जिससे आगे के 2-3 वीडियो तक नोट्स नहीं भी भेजे तो कोई दिक्कत नहीं, नोट्स आपके पास खूब सारे पहुंच गए हैं। मगर आप केवल लिखने ही लिखने पर ध्यान देने के बजाय आप वीडियो को भी क्लियर सुनो, आप समझो भी। किसी टॉपिक को समझना भी जरूरी होता है, केवल लिखना ही नहीं होता है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कोशिका भित्ति वाला टॉपिक लेकर के, जिसमें कोशिका की संरचना का सबसे पहला चरण होता है। कोशिका भित्ति से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।